नमस्कार दोस्तों, सीटेट मैथ पेडागोजी के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और ये प्रश्न जो हैं आपके टॉपिक वाइज ही लिए गए हैं। जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उन टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उन्हीं सारे प्रश्नों को आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख पाएंगे। प्रश्न आपका है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन संख्या सिद्धांत पर विशेष योगदान दिए थे। ठीक है, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। संख्या सिद्धांत पर इन्होंने विशेष योगदान दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, गणित सार संग्रह के लेखक हैं। तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये आपका रिवीजन क्लास है। उम्मीद करते हैं कि इन सारे प्रश्नों को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। केवल और केवल आपका रिवीजन करना है और रिवीजन करने के साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी देख पाएंगे कितने प्रश्न आप सही बना पा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपसे पूछ रहा है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। माप की अवधारणा विकसित करने के लिए आपको यहाँ पर जो चारों क्रम दिए गए हैं इनको एक निश्चित क्रम में इसको लगाना है, यानी कि ये इधर उधर दिया गया है, इसको क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला आपसे क्या पूछ रहा है। पहला आपसे कह रहा है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। चौथा है, विद्यार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रम से अगर लगाने की बात हुई तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अवलोकन, ठीक है, सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, यानी कि तीसरा जो है आपका वो सबसे पहले आएगा। तो अगर आप देखेंगे इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, उसके बाद अमानक इकाई का प्रयोग, अमानक इकाई के प्रयोग के बाद मानक इकाई का प्रयोग, और लास्ट में शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो राइट आंसर आप देखेंगे इस आधार पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी होता है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए? तो चारों ऑप्शन को देखेंगे और बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध स्थापित करना या संबंध बनाना जो है ये एक अच्छे गणितज्ञ होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं है। प्राथमिक स्तर पर आपसे पूछ रहा है कि किसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका प्रतिरूप यानी कि पैटर्न, सममिति, चौपड़, इसका प्राथमिक स्तर पर संबंध है जबकि कोड का नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष के मध्य है, उन बच्चों के बारे में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण होंगे। ठीक है, संख्याओं के संदर्भ में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, बच्चा जो है किस आयु वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। तो बच्चा जो है वो 8 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। तो इसमें आप इसको देखेंगे किस समुच्चय में वो प्रवीण होगा। पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, उसके बाद प्रतिवर्तिता, इसमें जो है बच्चा जो है आपका प्रवीण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे ए है कक्षा कक्ष के अनुभव, ऑप्शन बी है प्रतीकात्मक संकेत, ऑप्शन सी है गणित की संरचना, ऑप्शन नंबर डी है लैंगिक भेद। तो आपसे पूछ रहा है कि गणित से भयभीत, यानी कि जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके मन में गणित से डर होता है।
तो भयभीत होने और उसमें असफल हो रहे हैं, तो उसमें से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो देखिए कक्षा का जो अनुभव है उसे आप मान सकते हैं कि ये कारण हो सकता है। गणित की संरचना भी हो सकती है, प्रतीकात्मक संकेत भी। लेकिन लैंगिक भेद के आधार पर आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है गणित में भयभीत होने या असफल होने का कारण है लैंगिक भेद। लैंगिक भेद को आप यहाँ पर नहीं कहेंगे, यानी यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में नहीं पूछ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे पूछ रहा है प्रश्न में, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। कक्षा 3 का स्टूडेंट है, उसको आधे की संकल्पना बढ़ाना है। आपको यहाँ पर इन क्रियाकलापों को एक निश्चित यानी कि सही क्रम से लगाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करेंगे। ठीक है, मूर्त पदार्थ यानी कि जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वही मूर्त है, तो उनको पहले आप आधे में विभाजित करेंगे। इसको पहले नंबर पर आप रखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप चित्र दिखाते हैं जिनमें आधा प्रदर्शित हो। ठीक है, इसको आप दूसरे नंबर पर लगाएंगे। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा को आप प्रदर्शित करेंगे। इसको तीसरे नंबर पर लगाएंगे। उसके बाद आप आधे का चिन्ह जो है लिखना सिखाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप चौथे नंबर पर लगाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको क्रम से लगाएंगे। सबसे पहले जो वस्तुएं बच्चे के समक्ष हैं उन वस्तुओं को आप आधे में विभाजित करके बच्चे को दिखाएंगे। सबसे पहला यही होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले आप आधे की संकल्पना या फिर कहें कि किसी भी मूर्त पदार्थ को जो बच्चे के समक्ष है उसको आधे में विभाजित करेंगे। उसके बाद आप चित्र दिखाते हैं जिसमें आधा प्रदर्शित होता है। ठीक है, और उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करेंगे। सबसे लास्ट में आप आधे का चिन्ह लिखना सिखाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ किस चीज़ में मदद करती हैं? तो ये आपकी अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो गणित की जो पहेलियाँ होती हैं वो समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करती हैं। बच्चा जो है वो किसी भी समस्याओं को सुलझाने में उनके कौशल का विकास होता है इससे। राइट आंसर इस प्रश्न के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, गणितीय संचारण उल्लेख करता है, किसका उल्लेख करता है? तो गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह क्या है? क्या पूछ रहा है? पूर्णांकों, भिन्नों, दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संकल्पनाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वो संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होगी? तो प्राथमिक स्तर पर उनमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 13 है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इनका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? तो प्रश्न में वैदिक गणित से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणित में गणना के कौशल तथा गति। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इससे वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विशेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 और आपसे पूछ रहा है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह कौन सी अवस्था कहलाती है? तो ये आपकी जो अवस्था होती है इसे कहते हैं संक्रियात्मक अवस्था।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से 15 प्रश्न यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए गए हैं और ये 15 प्रश्न आपके पेडागोजी से संबंधित थे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी और आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।